कोई सवाल नहीं प्रीवियस? नेक्स्ट फिर आगे अब आपको फॉर लूप का हमने देखा था, उससे आगे अब इसके अंदर चीजें आ जाएंगी फॉर इन लूप। ये भी उसी तरह का है, इस पे बस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब आपने काम करना होता है तो फिर आप फॉर इन को ज्यादातर जावास्क्रिप्ट में यूज कर लेते हैं जब आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई होंगे, ऑब्जेक्ट्स में एक से ज्यादा वैल्यू पड़ी होती है तो फिर आप उसके ऊपर इस तरह फॉर इन यानी फॉर इसमें आगे की इन ऑब्जेक्ट, ये बेसिक सिंटैक्स है इसका। और अगर आप इसको इस एग्जांपल के थ्रू देखें तो ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसमें पर्सन है, फिर आगे उसके डिफरेंट कीज पड़ी हुई है, ये सारी वैल्यू जिसका नाम है पर्सन। तो फिर आप इसको बता रहे हैं कि भाई आपके पास ये वाली चीज क्या होगी, वो आपको की रिटर्न करेगा किसमें से, पर्सन से। पर्सन क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो आपने ऊपर क्रिएट किया। तो आप लेट एक्स इन पर्सन, तो एक्स का मतलब जो भी पहली की उसको मिली है पर्सन में वो उठा के इसको दे देगा, और फिर नीचे जाके वही पर्सन ऑफ एफ नेम, पर्सन ऑफ एल नेम, पर्सन ऑफ एज, तो उसकी वैल्यू बना बना के यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर बाइंड करता जाएगा, कंकैटिनेट करता जाएगा, मर्ज करता जाएगा। तो सबसे पहले जॉन आएगा, फिर कंकैटिनेट होगा और डो आ जाएगा, फिर कंकैटिनेट होगा और 25 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये आपके पास उसका रिजल्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ और भी आप रखते, फॉर एग्जांपल आप कह रहे थे कि भी इसका एड्रेस तो साथ में वो चीज भी बाइंड हो जाएगी। जितने भी ऑब्जेक्ट के अंदर इसके की वैल्यूज बनती जाएंगी वो तमाम इसके ऊपर गेट कर सकता है। और अगर आप की भी साथ में बाइंड करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं, वो आप इसके अंदर जाके सॉरी यहाँ नहीं, इससे ऊपर इस जगह पे बाइंड करवाएंगे तो टेक्स्ट में सेव होगा ऊपर। तो एक्स के अंदर आप वैल्यू पहले रखवा रहे हैं, जो भी वो चीज़ बन रही है वो इसके साथ फिर बाइंड हो जाएगी कि भाई आपका फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, और जो भी वैल्यू फिर आप इसके अंदर रखना चाहेंगे वो आप रखवा सकते हैं। तो की वैल्यू भी दोनों भी डिस्प्ले करवाई जा सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी आउटपुट किस तरह की आनी चाहिए, वो आप फिर उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? अगर आपको की भी डिस्प्ले करनी है तो आप की भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। चलो आगे। और इसको आप उसके ऊपर सिंपल एरे पे भी ला सकते हैं। तो सिंपल बात है कि इसमें एक्स इसमें अभी क्या होगा कि ये आपको 45 या 0 मतलब इंडेक्सेस बता देगा, 0 1 2 3 4। तो ये इसके ऊपर भी लगाया जा सकता है, सेम वही रिजल्ट्स आएंगे जिस तरह एक फॉर लूप पे आते हैं। तो उस पर कोई ऐसा जितनी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं समझ आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ। समझ आ गई? अब यहाँ पे जो है बेसिकली वो क्या है कि डू नॉट यूज फॉर इन ओवर एन एरे। एरे पे हम इसको ज्यादातर इस्तेमाल प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसका अपना एक तरीका है। तो वो यहाँ पे ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर आपने एरे पे लगाना है तो फिर आप उसके लिए कोई फॉर का लूप या फॉर ईच लूप आप लगा के उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो तो 0 1 2 3 इस तरह के इंडेक्सेस बना देता है आपको। लेकिन जब आप की वैल्यू पेयर पे जाते हैं तो फिर वहां पर इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पूरी पूरी समटाइम की भी दिखानी होती है कि अगर मैं खाली वैल्यूज दिखाऊंगा तो पता नहीं चलता समटाइम में क्या वैल्यू है। तो फिर मुझे उसकी बताना पड़ता है कि यार की क्या मतलब क्या पड़ा था, नेम था, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, एड्रेस था, सिटी था। तो उसमें इंडेक्स मैटर नहीं करता क्या? नहीं, वहां तो 0 1 2 3 होता ना, तो 0 1 2 3 क्या पता आप मान लो क्या चीज है।
लेकिन की तो यहाँ पे पता होती है ना कि एफ नेम या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम वो क्या चीज है। तो वो तो सामने खाली जॉन लिखा है तो नहीं पता चलेगा फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है क्या है। तो मुझे प्रॉपर अगर शो करना है कि भाई फर्स्ट नेम ये है लास्ट नेम ये है तो मुझे उसकी की भी पिक करनी पड़ती है। तो उस पॉइंट से वहां पे बात मैं कर रहा हूँ कि उधर वो चीज देनी पड़ेगी। इंडेक्स तो मैटर करता है, जाहिर सी बात है कि भाई किस नंबर में क्या चीज पड़ी है वो तो टेक्निकल पर्सन को पता है ना क्या चीज है। एक नॉन टेक्निकल पर्सन को उस चीज के बारे में तो नहीं आइडिया कि वो क्या चीज है। तो उसकी अगर कीज आपने दिखानी है तो फिर आपको वहां पे कोई इस तरह का पैटर्न लगाना पड़ता है आप कि उसमें आप पिक कर सके वो चीजें। ठीक है जी, समझ आ गई बात आपको। अब यहाँ पे ये चीज बता रहा है डू नॉट यूज फॉर इफ ओवर एन array if the indexes order is important। क्योंकि अगर इंडेक्स ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट है यानी कि 0 1 2 3 4 इस प्रॉब्लम में हो जाता है पैटर्न में, फिर वो आप वैसे भी नॉर्मली फॉर इन एरेज के ऊपर प्रेफर नहीं करते। तो ये तो कॉमन सी एक बात है। द इंडेक्स ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन इंडेंट एंड एरे वैल्यू मे नॉट बी एक्सेस इन ऑर्डर टू, मतलब यानी कि आप 0 1 2 3 लेके चल रहे हैं तो आपके माइंड में कुछ होगा वहां पे आप किसी तरीके से अपना कोई बना दें तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो वो फिर आपको चीज खराब कर देता है। इस वजह से उसने कहा कि आप फॉर लूप लगाएं या फिर फॉर ईच लूप लगाएं उसके लिए। तो वो आपका प्रॉपर एक पॉइंट के साथ चल रहा था चीजों को लेकर, सही हो गया। इसी तरह आप फॉर ईच, अब जो आप फॉर ईच का मतलब है कि हर एक एलिमेंट को पिक करना है इसमें। यहाँ पे जब आप इस पे आएंगे तो आपने कहा नंबर्स पे लगाओ फॉर ईच और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन कॉल किया जाता है। ये नीचे कॉल बैक फंक्शन है, फंक्शन उसी तरह ये हम पहले भी देख चुके हैं फॉर ईच कि ये क्या चीज करता है। इसमें तीन वैल्यूज पास की जाती हैं, वैल्यू इंडेक्स और एरे। ये वैल्यू में आपको 45 आएगा, इंडेक्स में 0 1 2 3 आएगा और एरे में ओरिजिनल जो एरे पास हुई होती है वो चीज आ जाती है। तो उसकी बेसिस पे आप उठा के इसको प्रिंट करवा सकते हैं कि क्या चीज आ रही है। अब यहाँ पे तीन आर्गुमेंट के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा है, ये मैं इसमें से आगे जा रहा हूँ क्योंकि हम पहले देख चुके हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि हम इसको पहले 2 3 दफा शायद डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वजह से मैं आगे जा रहा हूँ, तो भाई आप पूछ सकते हैं दोबारा से इसमें कोई मसला है। तो ये तीन जो आर्गुमेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि पहला आइटम वैल्यू मतलब एरे में जो कुछ पड़ा हो वो चीज है। दूसरा इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4 5 जो भी इंडेक्स उसका बनेगा। और तीसरी इटसेल्फ वो एरे होती है, इसमें एरे में वैल्यूज दे रहे हैं तो ये 45 4 9 16 25 ये वैल्यूज हैं। 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस होंगे और एरे इटसेल्फ ये नंबर्स की जो पूरी की पूरी एरे है ये वो चीज इसके साथ पास होगी। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। चले जी आगे। अब ये आगे जाकर से देखें, ये चीज पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें बाकी जो दो ये आर्गुमेंट्स होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। आप देना चाहें तो दे दें, ना देना चाहें तो कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वैल्यू आपने देनी होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ उसने वैल्यू देके भी आपको दिखाया रिजल्ट बिल्कुल सेम आएंगे। उससे कहता है फॉर एग्जांपल यूज ओनली द वैल्यू पैरामीटर इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म कि यहाँ पर आप आएंगे कोई एरे बनी हुई है, एक आपने वेरिएबल अपना डिक्लेयर किया है, उसके बाद आपने फॉर ईच का लूप लगाया और उसमें खाली वैल्यू पास कर दो, टेक्स्ट में वो वैल्यू बाइंड करता जा रहा है। तो 45 4 9 16 और आगे जो भी वैल्यूज बनती जा रही हैं वो इसके अंदर प्रिंट करता चला जाएगा और वैल्यू को दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा। क्योंकि यहाँ आपने टेक्स्ट बाद में आपने किसी जगह पर इनर एचटीएमएल में प्लेस किया होगा, यहाँ तो खाली लूप चला रहा हूँ, उसके बाद जो प्रिंट करने के लिए उसने स्टेटमेंट लिखी होगी जो नॉर्मल आप लिखते हैं वो चीज वहां पर बाइंड हुई होगी। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर तो पूछ नहीं। नेक्स्ट चले जाएंगे फिर फॉर ऑफ लूप इसके अंदर आएंगे। अब इसके अंदर फॉर ऑफ लूप जो है जावास्क्रिप्ट फॉर ऑफ लूप स्टेटमेंट थ्रू द वैल्यूज ऑफ एन आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स, ये भी ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चलाया जाता है। इट लेट्स यू लूप ओवर आइटरेटेबल का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा कोई वैल्यू है जिसको आइटरेशन में लाया जा सकता है। एक स्ट्रिंग भी आइटरेटेबल होती है, यानी कि इट इज अ कैट अगर लिखा हुआ है तो आई टी स्पेस ये सारे इंडेक्सेस हैं उसके। कैरेक्टर एरे होती है एक सादा लफ्जों में अगर उसको समझाया जाए तो, लेकिन उसको यूं कंसीडर नहीं हम करते। लेकिन वो भी क्योंकि कैरेक्टर्स हर एक कैरेक्टर्स में सेम टाइप ऑफ डेटा पड़ा हुआ है तो वो भी एक कैरेक्टर एरे, C++ में स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे भी कहा जाता है, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में उसको एरे कंसीडर नहीं करते हैं।
तो it lets you loop over iteratable data structure such as array string, यहाँ पे मैंने देखा उसने मेंशन भी कर दिया कि string भी एक iteratable, जैसे मैंने आपसे कहा कि string भी iteratable है क्योंकि उसका सेम टाइप ऑफ डेटा पड़ा हुआ है और array का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि उसके ऊपर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल होता है, इस तरह मैप, नोड लिस्ट एंड मच मोर जो भी इसके अंदर आएगा। अब सिमिलर वही इसका सिंटैक्स है कि आपने ऊपर एक array ले ली, ठीक है जी, और इसके ऊपर जाके आप आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स है ना, एरे का क्या बनता है, टाइप। जब आप टाइप एरे की करते हैं क्या आती है, ऑब्जेक्ट आती है ना, जब आप एरे को चेक करते हैं कि भाई इसकी टाइप क्या है, तो इस वजह से जो भी आइटरेशन में आ जाएंगे ये उसके ऊपर चलाया जा सकता है, जिसको आप एक से ज्यादा, आपको पता है कि बेस वैल्यूज पड़ी हो सकती है, तो ये उसके लिए वहां पे एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली। तो ये उसने एरे पहले ली है, एरे के ऊपर चला के अब आपको दिखा रहा है। तो अब इसके अंदर कार एक्स ऑफ कार्स, तो BMW, फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा वॉल्वो, फिर मैंने एक्स वाई फिर सा करके वैल्यूज ये चला सा जाएगा। सिमिलर वही सारा का सारा सिंटैक्स होता है इसका, ठीक है। उसके बाद और ये पुराने ब्राउज़र में चलता भी नहीं, जो एक्सप्लोरर वगैरह से नए ब्राउज़र्स के अंदर, क्योंकि ये एनहांसमेंट आई है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नए लूप्स की, वो पुरानों में तो उसके, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट एंड की लैंग्वेज है जो ब्राउज़र के ऊपर रन होती है और वहीं पर रन टाइम पे देखती है क्या चीज़ है, वो जावास्क्रिप्ट डिसेबल भी हो जाती है। आप ब्राउज़र में जाकर उसको ऑफ भी कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाएं और जावास्क्रिप्ट ऑफ कर दें, फिर वो चलेगी भी जावास्क्रिप्ट। तो इस वजह से पुराने ब्राउज़र के अंदर वो फंक्शनैलिटी है ही नहीं, तो उसको नहीं कंसीडर करता कि ये फॉर ऑफ क्या चीज़ है। अब आप स्ट्रिंग पे आएंगे तो ये आपका JAVASCRIPT 1 by 1, क्योंकि पूरा जावास्क्रिप्ट लिखा है तो ये 1 by 1 इसको गेट करता जाएगा। अगर आप इसको जाएं तो इसके अंदर आपके पास आ जाएगा JAVASCRIPT, तो 1 by 1 पिक करेगा। पहले J को उसने पिक किया, फिर A को, फिर B को, फिर A को, फिर S को, फिर CRIPT, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग के ऊपर चल रहा है। तो ये इसका एक तरीकेकार है। तो सिंगल सिंगल एक कैरेक्टर भी पिक कर सकता है अगर आप स्ट्रिंग के ऊपर लूप लगाना चाहें, वो चीज आ जाएगी। तो ये फॉर ऑफ लूप होता है कि किसी भी आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इसको चला सकते हैं, ठीक है जी। अब आप आ जाए तो व्हाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फॉर लूप के अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस का बेसिक आइडिया होता है कि ये कितनी दफा लूप चलेगा, एक दफा, 10 दफा, 20 दफा, कितनी दफा इस लूप में चलना है। अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट की भी लेंथ ले सकते हैं कि भाई ये इसके अंदर कितने टोटल आइटम्स पड़े हुए हैं, एक एरे की भी आप लेंथ ले सकते हैं कि इसके अंदर कितने आइटम पड़े हुए हैं, और फिर आप उसको कहते हैं फॉर लूप के अंदर तो भाई कितनी दफा ये लूप चलेगा। लेकिन व्हाइल लूप में आपको ये नहीं पता था कि भाई ये लूप कितनी दफा चलेगा, वो टोटली कंडीशन के ऊपर बेस कर रहा होता है कि भाई अगर उसमें इस तरह की फॉर लूप में आप इस तरह कंडीशन नहीं लगा सकते कि भाई x इक्वल्स टू नेम, यानी नेम से बाद कोई भी नाम आपने रखा होगा उसके अंदर। लेकिन फॉर में, व्हाइल में आप लगा सकते हैं कि व्हाइल नेम इक्वल्स टू a b या कुछ भी एक वैल्यू, तो जब तक उस नेम की वैल्यू वेरिएबल के अंदर वो वाला नेम आ रहा है जो आपने कंडीशन में लिखा था, तब तक वो लूप चलता रहेगा। हमें नहीं पता वो एक दफा आएगा, 2 दफा आएगा, 5 दफा आएगा, 50 दफा आएगा। तो वो इस वजह से हम कहते हैं कि जब तक व्हाइल की कंडीशन ट्रू रहती है तो आपका व्हाइल लूप चलता रहता है, जबकि फॉर लूप के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस का एक आइडिया होता है कि भाई, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट भी उसका क्या है, क्योंकि आपको डिफाइन करते हैं वो 0 से करना है या 10 से करना है या 20 से करना है, आप बताते हैं उसको पहले ये कहां से चलेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाकर आपने कंडीशन लगाई होती है कि भाई इधर तक चलना चाहिए। तो वो चीजें वहां पर आपके पास आ जाती हैं। अब ये व्हाइल की जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि व्हाइल और फिर कंडीशन होती है इसके अंदर। अब जैसे यहाँ पे i इज लेस देन 10 है, तो इट मींस i व्हाइल से पहले क्या डिफाइन हुआ होगा, पहले सबसे पहले इनिशियल वैल्यू उसको दी गई होगी कि i की क्या वैल्यू है। तो अब फिर वो चेक करेगा जब इधर तक पहुंचेगा कि i की वैल्यू अभी क्या आ रही है, अगर तो वो लेस देन 10 होगी तो वो इस लूप में एंटर हो जाएगा। अब यहां से देख के मैं नहीं पहचान सकता कि लूप 10 दफा चलेगा, 20 दफा चलेगा, 50 दफा चलेगा, ये चलेगा ही नहीं। हो सकता है i की वैल्यू ऊपर से ही आपके पास 20 आ रही हो तो एक दफा भी नहीं चलेगा, ऐसे ही है, तो वन टाइम भी नहीं चलेगा। अब i की वैल्यू आ रही हो 7, तो अब कोई मुझे पता चल रहा है कि भाई वो लेस है, फिर एंटर होगा, फिर नीचे जो भी उसकी वैल्यूज है उसकी बेसिस पे वो आगे करता जाएगा। तो अगर आप इसको चलाएंगे तो आपने i की वैल्यू पर
तो जैसे ये आपने जीरो डिफाइन किया हुआ है, इसके बाद आगे से चेक किया जीरो इज लेस देन 10, यस, आगे उसने बता दिया कि द नंबर इज जीरो। फिर नीचे गया तो i प्लस प्लस हो गया, जीरो से 1 हो गया। अब वापस जाएगा तो 1 इज लेस देन 10, फिर 2 इज लेस देन 10, 3 इज 4 5 6 7 8 9, 10 इज नॉट लेस देन 10, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अगर मैं इसको यहां पे लिख देता इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो अब ये 11 दफा लूप चलता है टोटल, क्योंकि 10 इज इक्वल्स टू 10, तो वो भी कंडीशन ट्रू हो जाती है। लेस नहीं है लेकिन उसके इक्विवेलेंट है। और उसके बाद जब जाएगा तो 11 इज इक्वल्स टू 10, तो वो लेस देन और इक्वल टू, अब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो उससे बाहर आ जाएगी। ये चीज आती है। अब यहां पे लिखा ही आपने हो 20, तो ये एक दफा भी लूप नहीं चलेगा क्योंकि उसको वैल्यू वो मिली नहीं। तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे कोई इस तरह करके आपने चीज लिखी हो गई कि ये कोई नेम आ रहा है, तो तब भी लूप नहीं चलेगा क्योंकि वो वैल्यू ही नहीं है, लेस तो हो ही नहीं सकती वो चीज। तो ये इस तरह के वाइल के अंदर चीजें आपके पास आ जाती हैं कि चीज तब तक चलती रहेगी इसके अंदर जब तक वो कंडीशन फुलफिल करेगा। अब कितनी दफा फुलफिल करता है ये मुझे नहीं पता। अब यहाँ तो हो सकता है कि नीचे यहाँ पे कंडीशन भी इस तरह की लिखी होगी। अब 2 का इंक्रीमेंट हो रहा था वो उसके अंदर, तो वो अब उससे और लेस हो गया। तो मुझे नहीं पता कितने साल चलेगा क्योंकि इंक्रीमेंट मुझे नहीं पता था कितने का हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा 10 होता अगर, तो सिर्फ एक दफा लूप चला। तो ये टोटली हमारी कंडीशन के ऊपर बेस करेगा कि कितनी दफा उस लूप ने चलना है। तो व्हाइल में टोटल बड़ा बेसिक सी बात है कि व्हाइल में हमें टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस का आइडिया नहीं होता कितने दफा चलेगा, वो टोटली कंडीशन पे बेस कर होता है। जब फिर डू व्हाइल लूप आ जाता है तो डू व्हाइल लूप के अंदर चाहे कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स हो या ट्रू हो, वो एक दफा लूप में लाजमी एंटर होता है। उसके बाद जब ऐसी कोई कंडीशन हो हमारी कि कम से कम लूप में एक दफा लाजमी चलना है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, तो फिर हम डू व्हाइल लूप की तरफ चले जाते हैं। और जब मुझे बिल्कुल ना पता हो कि भाई ये कितनी दफा लूप चलेगा, तो फिर हम व्हाइल का इंतजाम करते हैं। जब हमें पता हो कि भाई ये ऑलमोस्ट इतनी दफा लूप चलेगा, तो फिर हम फॉर की तरफ चले जाते हैं। तो ये बेसिक इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पर डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स ये होता है कि आपने सारी अपनी लॉजिक यहाँ लिखी होती है और नीचे ये व्हाइल का कंडीशन एक लगाई होती है। अब जैसे यहाँ पर आप आए, आपने इधर आके ये अपनी कंडीशन लिखी और यहाँ आके ये चीज लिखी। अब ऊपर आपने बेशक आई को 20 दिया होता, वो पहले यहाँ पर आता होता था नंबर इज आगे 20 और फिर नीचे 21 होता है। 21 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो जाती। तो अब वो एक दफा भी मतलब लेस नहीं था, लेकिन वो कम से कम एक दफा लूप के अंदर एंटर लाजमी हुआ अब 20 के केस में। तो यहाँ पर ये लिखा भी होगा लूप विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, कि कम से कम एक दफा लूप लाजमी चलेगा चाहे फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो जाए, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है जी। तो क्योंकि इसके अंदर जो कंडीशन है वो टेस्ट की जाती है एक मतलब कोड के मेन कोड के चलने के बाद, तो एक दफा लाजमी लूप में एंटर होता है। ये बात समझ आ गई आपको या कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? नहीं सर। तो सारे लूप में हो सकता है कि आपको सारी चीजें बेसिक आइडिया क्लियर हो गया हो कि भाई व्हाइल का क्या पर्पस है, कब व्हाइल लगाना है, कब डू व्हाइल लगाना है, कब फॉर लगाना है, ये तमाम चीजें आपको पता चल गई होंगी। दोबारा एक बार बताता हूं कि जब कभी आपको पता हो कि भाई टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी पॉसिबल है। अब सवाल होता है कि भाई मुझे क्या पता है एरे में कितना डेटा है, 100 है, 50 है, 2000 है, 10,000 है, कहां से डेटा आ रहा है, किसी एपीआई से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, तो मैं उसको काउंट तो कर सकता हूं ना, जब उसकी लेंथ तो गेट कर सकता हूं ना खुद से। एरे में डेटा आ रहा है तो पहले तो मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी एरे है भी कि नहीं। अगर मैं डायनामिकली टोटल काम कर रहा हूं तो फिर सबसे पहले कंडीशन ये चेक होगी कि जो डेटा आया है, जो वेरिएबल है, उसमें एरे है भी या नहीं। तो एरे अगर है तो फिर आप एंटर होंगे, फिर आप उसकी लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वो एरे है तो लेंथ अगर मुझे मिल गई तो मैं कह दूंगा जितनी लेंथ है उतनी दफा चलेगी। ये तो मैं बात नहीं कर रहा कि एग्जैक्ट बताओ कितनी दफा चलेगी, मैंने तो उसमें जितनी एरे की लेंथ है उतनी दफा वो चलेगी। या अगर उसकी कंडीशन लेस है, उससे लेंथ से एक लेस चलेगी, वो मेरी कंडीशन पे बेस करता है उतनी दफा चलानी है, उससे लेस चलानी है। यानी टोटल नंबर ऑफ इटरेशन उस एरे के लेंथ तक चलते हैं, यानी 50 दफा। 50 अगर उसके एलिमेंट्स हैं तो 50 दफा ही लूप चलेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट किया हुआ है आपने।
उसके बाद आप कह सकते हैं कि भाई मुझे उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है कि एरे का स्टार्टिंग पॉइंट उसमें फॉर लूप में क्या होगा। हो सकता है मैंने बताई 10 से स्टार्ट करना हो तो 0 1 2 3 अप टू 9 तक तो वो छोड़ ही देगा, तो 10 से चलेगा वो। दूसरी चीज आ गई तो फिर फॉर इन वाली वो ज्यादातर आपके जो है ऑब्जेक्ट्स वगैरह के ऊपर चलाया जाता है। इसी तरह फिर आगे चले जाए तो फॉर ईच वो फिर एरेज पे ऑब्जेक्ट्स पे जिस मर्जी पे चलाना चाहिए उस पे फॉर ईच पे ये कंसीडर नहीं किया जाता कि इसकी लेंथ कितनी है, ये कहां से स्टार्ट करना है कहां एंड करना है, या फॉर इन में भी फॉर ऑफ में भी ये चीज देखी जाती है कहां से स्टार्ट करना है कहां एंड करना है। उसमें होता है बस शुरू से स्टार्ट करना है आखिर तक चलना है। आइटरेटिव का मतलब ये होता है कि सारे के सारे डेटा को ट्रैवर्स करना है आपने, फॉर ऑफ हो फॉर इन हो, इन तमाम का ये मेन पर्पस होता है कि इसमें हमें स्टार्टिंग और एंडिंग से गर्ज नहीं होती। हमारा काम होता है कि बस आइटरेट करवानी है पूरी की पूरी एरे, ट्रैवर्स करवानी है ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा। तो यानी कि कहां से स्टार्ट हुआ कहां एंड हुआ, बस पूरी की पूरी एरे को देखना उसके अंदर क्या पड़ा हुआ। तो वो फिर आगे अपनी लॉजिक होती है उसमें क्या देखना है क्या नहीं करना। खाली यहाँ तो वैल्यू प्रिंट हो रही है, वो अंदर की लॉजिक फिर हमारे पास अपनी होती है कि मुझे क्या चीज उसके साथ करनी है। इसी तरह फिर वाइल पे आ जाए तो वाइल में हमें इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये लूप चलेगा कितनी दफा, क्योंकि वहां पर मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि भाई उसके अंदर क्या आ रहा है, क्योंकि हर दफा लूप चलेगा नई वैल्यू पिक करेगा फिर कंडीशन में जाके वो चेक करेगा। इसी तरह डू वाइल उसके अंदर चाहे कंडीशन पहली दफा क्यों ना फॉल्स हो जाए लेकिन वो एक दफा लाजमी लूप आपका चलाएगा ही चलाएगा। तो ये सारे लूप्स का मेन डिफरेंस होता है। आगे चले तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू में क्या फर्क होता है। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी आपने ब्रेक लगाया तो जिस भी ब्लॉक के अंदर था वो बस पूरे ब्लॉक को स्किप कर देगा जब भी ब्रेक आ गया। मतलब लूप को एग्जीक्यूट उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके वहीं पर एग्जीक्यूट करके नहीं, जिस जगह पे भी ब्रेक आ गया बस वो पूरा एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ खत्म कर देगा वहां से। जैसे फॉर लूप था मैंने कहा कि लेस देन फॉर एग्जांपल 10, तो अभी 10 तक नहीं है पहुंचा वो, मैंने कोई कंडीशन लगाई थी अगर उसकी वैल्यू में नेम में एबीसी आ जाता है तो आपने उसको लूप को ब्रेक कर देना, मतलब पहली दफा में ही आ जाए नेम के अंदर उसके। इस तरह मैं चेक करूं भाई इसके अंदर नेम क्या आ रहा है, तो अब वहीं पे आ गया तो मैंने उसको ब्रेक कह दिया, तो अब वो पूरी नहीं कि भाई पहले 10 दफा चलेगा फिर वो अब ब्रेक आ गया लूप को वहीं से तोड़ देगा आगे चलेगा ही। लेकिन कंटिन्यू लिखा हो तो वो उस करंट आइटरेशन को स्किप करता है, एक आइटरेशन स्किप कर देगा, मैं कहूंगा इस वाली को स्किप कर दो आगे नेक्स्ट पे चलेगा। ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे बल्कि ये वही कंडीशन आ गई है कि ये वाली चीज मैंने नेम की एग्जांपल ली थी इसने 3 की एग्जांपल ले ली है। तो अब जैसे यहाँ पर आप लेट i 0 i इज लेस देन 10 और i प्लस प्लस, यहाँ पर जो आपने चेक किया i अगर 3 के इक्विवेलेंट है तो ब्रेक कर दो, पहली दफा आया 0 0 इज इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली लाइन स्किप हो गई उसने नंबर इज 0 आ गया, लाइन ब्रेक i प्लस प्लस व्हाट 1 1 इज इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स हुई 1 प्रिंट हो गया, ऊपर चलेगा 2 2 इज इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स हुई 3 3 इज इक्वल टू 3 यस 3 इक्वल टू 3 हो गया ब्रेक हो गया, या 0 1 2 आएगा खाली इसके अंदर, यानी 3 दफा ये लूप चला होगा। इसके बाद सर ब्रेक डाल दिया तो फिर चल क्यों रहा है? नहीं चल रहा, ब्रेक हो गया खत्म हो गई बात। ये तो आपसे कह रहा हूं कि ब्रेक डाल दिया, जब ब्रेक वाली कंडीशन फुलफिल हो गई तो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है सही है समझ आ गया। लूप तो चलेगा ही ना, जब ब्रेक आ गया कंडीशन फुलफिल हो गई तो फिर लूप खत्म हो गया, उसने वहीं से उसको ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ पे कंटिन्यू लिखा होता अगर तो सिर्फ वो एक आइटरेशन स्किप करता है जिसमें 3 आ रहा था, तो 0 1 2 3 वाला नहीं आया 4 5 6 7 8 आगे वो चल, सिर्फ वो करंट आइटरेशन को स्किप कर देता, पूरा लूप नहीं ब्रेक करता। कंटिन्यू और ब्रेक में मेन डिफरेंस यही है। नीचे अब इसको पढ़ लीजिएगा, इससे वही सारी बातें लिखी हुई, मेन आपको समझ आ गई बात कंटिन्यू और उसमें क्या है, तो ये चीज आपके पास आती है। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इसमें कोई चीज ना समझे तो फिर मेरे साथ आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा। और आप ये भी टोटली बेस्ड लॉजिक के ऊपर कर रहा होता है कि मुझे या तो पूरी चीज स्किप करवानी है या मुझे एक आइटरेशन स्किप करनी है, ये मेरे पर डिपेंड कर रहा है। सवाल आना चाहिए ना कहां पे कंटिन्यू यूज करूं कहां पे मैं ब्रेक यूज करूं, तो ये तो मेरी लॉजिक है कि भाई मुझे पूरा का पूरा लूप ब्रेक करना है या मुझे एक आइटरेशन स्किप करनी है। ये तो मैं रन टाइम पे जो लॉजिक लगाऊंगा उसमें मुझे पता चलेगा। मेरे पास हो सकता है ऐसी चीज हो कि भाई अगर वो यूजर आ गया तो मुझे पूरा का पूरा लूप भी ब्रेक करना है, या वो डेटा आ गया जिसके पास उसको नहीं एंटर होना आगे चलते रहो, तो वो चीज मैं फिर अपनी लॉजिक के मुताबिक लिखूंगा।
तो बस ये मेन पता है कंटिन्यू और ब्रेक में मेन डिफरेंस क्या है कि कंटिन्यू सिर्फ एक स्टेटमेंट आपकी स्किप करवाएगा और ब्रेक आपका पूरा का पूरा ब्रेक खाली लूप में नहीं लगता, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड में ब्रेक या कंटिन्यू लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये लूप में ऐसे बताया कि लूप चल रहा होता है बार बार, तो इस वजह से वहां पे वो आपका उसमें आ रही है। इसी तरह आइटरेटेबल्स क्या क्या चीजें होती हैं जिसके ऊपर लूप चलाया जा सकता है, वो आइटरेटेबल्स होते हैं बेसिकली। तो अब आइटरेटेबल्स में आपके पास क्या हो सकता है, आइटरेटेबल्स आर आइटरेटिव ऑब्जेक्ट लाइक अरे, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग्स, ये तमाम आइटरेटेबल है आपके। आइटरेटेबल कैन बी एक्सेस विद सिंपल एंड एफिशिएंट कोड एंड कैन बी आइटरेटेड ओवर द फॉर, यानी कि जितने भी लूप्स हैं उनके जरिए। तो आगे वही चीजें सारी आ रही है, कभी फॉर लूप से आइटरेटेबल को चला है जैसा नॉर्मल आप करते हैं। जैसे उसने क्या ओवर स्ट्रिंग, तो ये भी हम देख के आए हैं कि फॉर स्ट्रिंग के ऊपर कैसे चलेगा, ये देखा है ना अभी आपने। तो ये सारी वही चीजें हैं कि किस तरह आइटरेटेबल आप चला रहे हैं, ठीक है। ये आइटरेटिंग ओवर एन एरे, एरे के ऊपर चल रहा है, फिर ओवर सेट्स, सेट्स के ऊपर चल रहा है। तो ये तमाम चीजें मैप ये उसने पूरी पूरी बनाई हुई है, तो उसके ऊपर वो चला रहा है। तो ये तमाम उस तरह की चीजें हैं जिसके ऊपर लूप चलाया जा सकता है, वो आइटरेटेबल होते हैं। समझ आ गई? कोई मसला? आइटरेटेबल क्लियर होगी बात? ये कोई कंफ्यूजन है? क्या आइटरेटेबल होता क्या है? तो जिसके ऊपर लूप आप चला सकते हैं, ये सिंपल काम है। अब जैसे सेट आया था उसमें भी ऊपर, तो सेट क्या चीज होती है, मैथ्स में आप पढ़ के आए हुए हैं। सेट्स जो यूनिक होता है उसके अंदर आइटम्स डुप्लीकेट नहीं हो सकते, अगर डुप्लीकेट होंगे भी तो उसको स्किप कर देता है। कि जब मुझे ऐसी कोई आप कंसीडर कर ले सादा लफ्जों में, अगर ऐसी एरे चाहिए हो जिसके अंदर रेपिटेशन नहीं हो सकती, तो फिर उसका सेट्स बना लिए होते हैं। तो ये चीज आती है। A JavaScript set is a collection of unique values, ठीक है जी। Each value can only occur once in a set, मल्टीपल टाइम नहीं आ सकती। अब उसका न्यू सेट बनाएंगे, ऐड करेंगे, डिलीट कर सकते हैं, चेक करने के लिए हैज हो सकता है, फॉर ईच लूप लगाया जा सकता है, वैल्यूज आ सकती हैं, एक्स वैल्यू का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हाउ टू क्रिएट सेट, यू कैन क्रिएट सेट by using this. अब create a new set, use add and add values, फिर एक वेरिएबल उसके अंदर पूरा पूरा ऐड किया जा सकता है। सबसे पहला बेसिक चीज, अब न्यू सेट और उसके अंदर एक लिस्ट पास कर दी ए बी सी, तो ये एक सेट बन जाएगा, सारे यूनिक है। अगर ए बी सी कॉमा बी ए सी, तो सिर्फ ए बी सी आता है क्योंकि सारी वैल्यू सेम थी, वन टाइम वो वैल्यू को लेके चलता। अब जैसे यहां पर आप जा रहे हैं तो उसने डायरेक्टली वैल्यू भी पास कर दिया ना इस जगह। अब मैं कहने का मकसद है कि यहाँ पे दोबारा ए लिखा होता, यहाँ पे सी लिखा होता, यहाँ पे बी लिखा होता, तो ये सिर्फ तीन ही वैल्यूज फिर भी देता। देख ले तीन ही आ रहा है, यूनिक वैल्यूज देगा। बेशक आपने खुद से पास कर दिया सेम, वो कंसीडर ही नहीं करता जो सेम वैल्यूज होती है। आप मैंने तो लिख दी है, अब उसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन जब वो क्रिएट करेगा उस सेट को तो सिर्फ वो यूनिक को कंसीडर करेगा, बाकी स्किप कर दे। सर अगर इसमें आप कैपिटल कर दें तो वो फिर यूनिक बन जाएगा ना? चेक कर लेते, वो मेरे पास यूनिक बना देगा। हाँ, क्योंकि उसका असाइन कोड चेंज होता है। अब इसी तरह आपने अब करंट वैल्यूज नहीं खुद से दी, आपने सेट क्रिएट कर दिया, अब उसके अंदर जब वैल्यूज आप मुझे तो आप ऐड कर रहे हैं, ऊपर तो साथ ही बना दिया था ना, जिस तरह एरे बनता है साथ ही वैल्यूज कर दी। आप एम्प्टी एरे भी बना सकते हैं, बाद में पुश करवाते हैं अपना डेटा,
सिमिलर सेट में भी ये होता है कि आप सेट क्रिएट करते हैं, बाद में उसको डेटा उसके अंदर पुश करवाते हैं। इसी तरह वेरिएबल्स में आपके वेरिएबल्स वो जो ऊपर वो दिखा रहा था, वेरिएबल भी पुश करवाए जा सकते हैं। तो सिंपल डेटा वेरिएबल बना दिया ए बी सी वैल्यू, और बाद में वो वेरिएबल ऐड कर दिया उसमें, तो पुश तो डेटा ही हो रहा है ना बेसिकली, डायरेक्ट वैल्यू करें या वेरिएबल के जरिए करें, तो बात तो सेम है उसके अंदर। समझ आ गई? ये वही ऐड वाली इसकी सारी चीजें, वो बाद में वही दिखा रहे हैं, बाद में आप खुद से भी ये करते जाएंगे मल्टीपल सेम वैल्यूज, तो वो कंसीडर नहीं करेगा। अब इस पे लूप लगा के उसने फॉर ईच लगाया और उसकी वैल्यू को वो गेट करता जाए, प्रिंट हो गई वैल्यूज। अब यहां पे वो आया था फॉर ईच, अब उसने फंक्शन सेपरेट नहीं रखा, उसने इसके अंदर ही फंक्शन रख दिया। पहले मैं तो आपने देखा था ना फंक्शन सेपरेट बना हुआ था, तो उसने वो फंक्शन का नेम पास किया था इसके अंदर, ऐसे ही था, ये चीज हुई थी ना फॉर ईच में। आपको याद है पिछला जो देख के आए उसमें क्या काम किया था कि आपने यहाँ फंक्शन का नाम रखा था और उसके अंदर वैल्यू एरे और इंडेक्स पास किया था, या खाली वैल्यू पास की थी, तो नीचे वो फंक्शन बना हुआ था जैसे नॉर्मल फंक्शन बनता है, फंक्शन और फिर आगे क्या कहते हैं उसको, फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस, तीन वैल्यूज जो भी थी, और फिर ये वाली स्टेटमेंट जो आप यहाँ लिख रहे हैं वो चीज। अब उसने डायरेक्टली वो फंक्शन ही उसके अंदर लिख दिया, बस ये फर्क हुआ। और फिर उसके अंदर वैल्यू पिक करता जा रहा है, कहां से, आपके पास ऊपर जो लेटर्स हैं इसमें, जो लेटर्स पे आपने लगाया है। समझ आ गई बात? तो वो वन बाय वन वैल्यू पिक करता जाएगा और वहां पे प्रिंट कर देगा। अब वैल्यूज मेथड क्या है कि ये आपको उसकी वैल्यूज रिटर्न कर देगा, सारी वैल्यूज जो होंगी, यानी आपके पास क्या है, आपने उसको बता दिया कि भाई ये पूरी की पूरी वैल्यूज है यहाँ पर, तो यानी वो आपको बता रहा है कि आप एग्जैक्टली वैल्यूज इसकी उठा रहे हैं, लेकिन वो एक किस्म का पूरी लिस्ट है, सिंगल वैल्यू नहीं है ना, एक लिस्ट है, एक आपके पास ऑब्जेक्ट नुमा कोई चीज है, तो इस वजह से उसने आपको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करके दे सका, वो आपको उससे बता दिया कि भाई ये एक अल्टरनेटेबल सेट है आपके पास, एक वैल्यूज तो आपको मिल रही है लेटर्स की, लेकिन ये पूरी की पूरी क्या है, एक पूरा का पूरा सेट है, तो वो उसको प्रिंट नहीं कर सकता इसका डायरेक्टली। जैसे आप डायरेक्ट एरे को लिखते हैं तो वो तो उसको ऑटो कन्वर्ट कर देता है ना, सेट ऑटो कन्वर्ट नहीं हो सकता स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो आप उसको फिर क्या करते हैं कि आप इस तरह करके उस पे लूप लगा के वैल्यूज पे वैल्यू को पिक करते जाते हैं वन बाय वन, यानी आप फॉर ईच लूप नहीं लगाना चाहते, आप इस तरह के फॉर ईच लूप नहीं लगा रहे, आप डायरेक्ट वैल्यूज के ऊपर आगे काम करना चाहते हैं, तो फिर ये वाला फॉर लूप आप लगा देते हैं, लेटर्स में जो वैल्यूज हैं उसके ऊपर लूप लगाएंगे और वन बाय वन वो फिर आपको वैल्यू देगा। एरे में क्या था, अगर आपको एरे का याद हो तो एरे में आप करते थे ये, आपने फॉर एग्जांपल कोई एरे बना ली है और आप यहां जाकर डायरेक्टली इसको ये पास करते हैं तो ऑटो कन्वर्ट हो जाता है एरे टू स्ट्रिंग। अब जब आप ये चलाएंगे तो उसने ऑटो कन्वर्ट कर दिया जी, सेट ऑटो कन्वर्ट नहीं कर सकता आपके लिए, यानी आप यहां पे मैं ये वैल्यूज दे रहा हूं उसकी, तो मैं उसकी वैल्यूज अगर पिक करूं तो मुझे वो वैल्यूज नहीं पिक करके देगा, वो मुझे कहेगा कि भाई ये एक अल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपको लूप से कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप उसके लिए जाके उसका लूप चलाते हैं और फिर जो टेक्स्ट आपने ये चीज लिखी हुई थी इस पे वैल्यू स्टोर कर देते हैं, और एट लास्ट आप फिर जहां पर उसको प्रिंट करना चाहते हैं वो ले आएंगे और वो आपको टेक्स्ट वहां पे प्रिंट कर देगा, ठीक है जी। एरेज क्या करती हैं कि वो आपके पास एरे टू स्ट्रिंग ऑटो, यानी कि टू स्ट्रिंग आप कर भी सकते हैं खुद से भी, टू स्ट्रिंग वाला जो मेथड था वो भी लगा के उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर डायरेक्टली उसको किसी जगह पे प्रिंट करवाएंगे इस तरह करके इनर एचटीएमएल में, तो वो उसको ऑटो कन्वर्ट कर देता है, एरे की बात हो रही है, जबकि सेट्स ऐसे नहीं कर सकता आपके लिए। समझ आ गई बात? कोई मसला इसके अंदर?
ये बहुत आसान आसान चीजें सारी मिलती जुलती है एरेज वगैरह से, कोई इतनी डिफिकल्ट चीजें इसमें नहीं है। अब इस तरह मैप पे आ जाए तो जाकर मैप होल्ड्स की वैल्यू पेयर वेयर द की कैन बी एनी डेटा टाइप। तो आपके पास की वैल्यू पेयर के अंदर ये होती है, और की उसका जो डेटा होता है वो किसी भी डेटा टाइप की वैल्यूज को कंटेन की कर सकती है, लिस्ट कर सकती है पूरी की पूरी, यानी एरे। फिर उसके अलावा स्ट्रिंग कर सकती है, नंबर कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैप रिजेम्बलेंस द ओरिजिनल इंसर्शन ऑर्डर ऑफ द की, लाइक अभी वही फंक्शन है कि कैसे आप उसकी बनाएंगे और वो सारी चीजें। अब जैसे यहाँ पर आप आए, आपने न्यू मैप और डायरेक्टली जाके ये देखें, ये की वैल्यू पे है, की इसकी एप्पल हो जाएगी, वैल्यू इसमें अब सॉरी इसमें कहने का मकसद है कि बेसिकली ये अब यहाँ पे देखें कुछ स्ट्रिंग्स थी, नंबर्स हैं आगे, ऐसे ही आ रहा है ना। अब यहाँ पर है तो जिस तरह यहाँ पर आके मैंने की रखी है, अभी मैंने क्या कहा आपको कि हमारे पास ये चीज अगर आप पढ़ें, की कैन बी एनी डेटा टाइप, ऐसे ऑब्जेक्ट में भी यही होता है ना कि आप फर्स्ट नेम उसमें स्ट्रिंग पास करते हैं, एज में नंबर पास करते हैं, यही चीज कर रहे होते हैं। तो सिमिलर यहां पर भी जब आप आगे बना रहे हैं तो ये की आपकी आगे कुछ भी वैल्यू कंटेन कर सकती है। अब आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं कि मेरे पास जो एप्पल की यानी क्वांटिटी पड़ी है वो 500 एप्पल्स पड़े हैं, जो बनानास है वो 300 पड़े हैं, जो ऑरेंजेस है वो 200 यानी सिंगल सिंगल पीस जो कह रहे हैं आप, वो ये क्वांटिटी पड़ी हुई है, ये उसने यहाँ पे बनाया। अब उसको जो वो गेट कर रहा है वो कह रहा है फ्रूट्स में से गेट करो एप्पल्स को, तो उसने बता दिया कि भाई ये चीज पड़ी है। और यहां पर इसका हो सकता था पॉसिबल है कि इसके अंदर फर्दर कोई एरे पड़ी होती पूरी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर कोई भी चीज पड़ी हो सकती है, सिंगल वैल्यू भी, पूरी एरे भी, पूरा ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर फर्दर आगे, तो वो तमाम चीजें भी उसके अंदर आ सकती हैं। तो ये बेसिक कहने का मेन मकसद है कि आप इसको इस तरह जब बनाते हैं तो की वैल्यू पेयर्स के साथ वो चलता है, और आगे फर्दर उसके ऊपर वैल्यू जो होगी की वो किसी भी टाइप की हो सकती है। अब जब यहां पर आएंगे सेट करने के लिए इसको खुद से, तो आप इस तरह भी सेपरेटली भी सेट कर सकते हैं, खुद से आके पूरी की पूरी चीज सेट करवा रहे हैं। यहां पर आएंगे तो ये एप्पल, बनाना, ऑरेंज यूं भी सेट करवाया जा सकता है। ठीक है जी, और आल्सो बी यूज टू रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया जा सकता है कि पहले से एप्पल्स पड़े थे, उसके अंदर 500 था, अब आपने 200 कर दिया, तो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। अगर पहले से कोई चीज पड़ी है तो उसकी वैल्यू को वो रिप्लेस कर देगा, ये नहीं करेगा कि नया एप्पल उसके अंदर ऐड कर दे। हालांकि ऊपर 500 पड़ा हुआ है, यहां पे आकर आपने रिप्लेस कर दिया, मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो 500 मिलेगा मुझे। मैंने अब आके जब इसको सेट दोबारा से किया तो अब वो 200 हो गया, जब दोबारा से आया तो उसने जब एप्पल को गेट किया तो उसके पास अब वैल्यू 200 आ गई। तो ये चीज यहाँ पर आपके पास आ जाती है। इस तरह आपको गेट कैसा करना है तो गेट के मेथड से, सेट कैसे करना है सेट के मेथड से है, साइज से गेट करना है, टोटल कितने एलिमेंट्स पड़े हैं उसके अंदर, तो साइज की प्रॉपर्टी से आप उठा सकते हैं। किसी चीज को डिलीट करना है तो डॉट डिलीट, अब ये स्पेसिफिक की डिलीट होगी, पूरा का पूरा आपका मैप भी डिलीट हो जाएगा, वो स्पेसिफिक एक की डिलीट करेगा, एप्पल नहीं उसके पास रहेगा। 3 पड़े थे एप्पल, बनाना और ऑरेंज, जब आप आए तो आपने कहा एप्पल को डिलीट कर दो, फिर उसका साइज घट गया तो अब वो 2 आ रहे हैं, क्योंकि आप एप्पल्स को डिलीट कर चुके हैं। अब हैज का मतलब चेक करना होता है क्या ये एग्जिस्ट करता है, तो ये ट्रू फॉल्स आपको यहां पर रिटर्न करेगा। ये आप इफ की कंडीशन वगैरह में ज्यादातर चेक करते हैं कि अगर वो इसके अंदर एप्पल एग्जिस्ट करता है, इफ फ्रूट्स हैज एप्पल, तो फिर आप उसको क्या काम करना चाहते हो वो आगे अपनी लॉजिक लगा सकते हो।
ठीक है, अदरवाइज फिर आप जो काम बना जाओ। तो हैज इस लिहाज से चेक किया जाता है। आप डिलीट करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। अब ऊपर पहले एप्पल्स था, आपने उसको डिलीट करवाया, डिलीट करवाने के बाद चेक कर रहे हैं फ्रूट्स हैज एप्पल, अब वो एप्पल नहीं पड़ा उसके अंदर, तो उसने कह दिया फॉल्स। पहले था तो वो ट्रू दे रहा था। ऑब्जेक्ट वर्सेस मैप में अब डिफरेंस क्या है बेसिकली, क्योंकि सवाल बनता है ना, मैं ऑब्जेक्ट में तो बना सकता हूँ की वैल्यू कर, मैप क्यों बनाऊं। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, नॉट डायरेक्टली इटरेटेबल, वो डायरेक्टली आप नहीं उसको पिक कर सकते, इसमें आप डायरेक्टली मैप में पिक कर सकते हैं उसको। साइज डू नॉट हैव अ साइज, उसमें साइज की प्रॉपर्टी नहीं होती ऑब्जेक्ट के अंदर, लेंथ की प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर आपके पास साइज की प्रॉपर्टी होगी। और इसी तरह की टाइप की मस्ट बी स्ट्रिंग और सिंबल, उस पे की किसी भी टाइप की हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये आप कीज बना रहे हैं ये वाली, ये तो कोई भी टाइप की हो सकती है, लाजमी नहीं है कि स्ट्रिंग हो। यहाँ पे की आप अपनी मर्जी का कुछ भी रख सकते हैं, चाहे नंबर रख दें चाहे कुछ रख दें, वो आपकी मर्जी की हो। अल्फान्यूमेरिक रख दें, मिक्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि उसका जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग होती है नॉर्मली, ज्यादातर आप देखेंगे। यहाँ पर किसी भी टाइप की हो सकती है। फिर की ऑर्डर, नॉट वेल ऑर्डर्ड, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक इस तरह ऑर्डर नहीं उसका डिफाइन होगा कि ये इसके बाद नहीं आ सकती, ये पहले नहीं आ सकता। यहाँ पर कीज आर ऑर्डर्ड बाय इंसर्शन, जो आप इंसर्ट करेंगे वो उसी लोकेशन पे आएगा। इसी तरह हैव डिफॉल्ट कीज, ऑब्जेक्ट की अपनी डिफॉल्ट कीज भी होती है, इसकी कोई डिफॉल्ट की नहीं होती। अब जैसे यहाँ पर आप आए, अब ये आपके पास किस पे मैप पे चला रहा है, मैंने फिर वो मैप पे चला रहा है। तो अब उसी तरह फॉर ईच लूप लगा रहा है, उसकी की भी उठा रहा है, जो मैंने आपको वो करके दिखाया था, की इक्वल्स टू आगे वैल्यू। जब ये देख लेते हैं इसने क्या बनाया हुआ है, ये वही वाली फ्रूट्स का पूरा मैप बना हुआ है, उस पे लूप लगा रहा है। तो फॉर ईच लूप लगाया, की यानी जो इंडेक्स है और ये वो वैल्यू है। तो जब वो इस पे आया, उसने आगे उठाया की में क्या आ रहा है, तो की में आपके पास एप्पल आ गया, फिर वैल्यू में 500 आ गया, तो एप्पल इक्वल्स टू 500। लाइन ब्रेक की, नेक्स्ट चला, डेटा पड़ा है जी पड़ा है, बनाना 300, तो बनाना इक्वल्स टू 300, ऑरेंजेस इक्वल्स टू 200। तो ये लूप लगा के उसने एक वेरिएबल रख दिया और उसको आगे भी वो लेके चला गया। तो इस तरह इसके ऊपर लूप भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई। Yes. तो आज इसको इतना रखें, मैथ्स तक आगे मतलब वो दोबारा से उस पे एंट्रीज, जिस तरह वहां पे वैल्यूज की सेट में यहाँ एंट्रीज होती है, जिस तरह वहां पे आपने वैल्यूज उठाई थी ना, तो इसमें एंट्रीज होती है उसकी। तो जब आप उसकी एंट्रीज को पिक करेंगे तो फिर उसी तरह आपने उठा के लूप लगा के उसको चेक कर लिया कि इसमें एक ये पड़ी हुई है, दूसरी ये पड़ी हुई है, तीसरी ये पड़ी हुई है। और इसके डिफरेंस देखें कि ये क्या क्या चीजें हैं, सेट्स में मैथ्स में क्या चीज थी, इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें अभी बैठ के, कोई अपनी मर्जी की एग्जांपल्स दें, उसको ट्राई करके देखें, जहां कोई नहीं समझ आती वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई। तो लूप से शुरू करें पूरी अपनी चीज, और यहाँ पे एक दफा सारा इसको देख लें, फिर डिस्कस कर लें जो चीज नहीं समझ आती।